हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की जो हिंदी होती है गाइस उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन सेम नहीं, इनमें डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो, अगर हम इकोनॉमी की डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल ऑफ अ कंट्री। यानी इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो कंट्री के लोगों को लिविंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे देखो, हमारी कंट्री में आप सभी को पता है लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनके सर्वाइवल के लिए, यानी उनकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए या उनकी अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्हें इनकम की ज़रूरत होती है। और ओबियस सी बात है, इनकम को अर्न करने के लिए उनके पास काम होना चाहिए। उस इनकम को जनरेट करने के लिए तो उस काम को प्रोवाइड कराना इकोनॉमी के अंदर, यानी एक लिविंग सोर्स प्रोवाइड कराना, जैसे कि जॉब क्रिएट कराना, अदर जो बिजनेसेस होते हैं उसे क्रिएट कराना, ताकि लोग सर्वाइव कर सकें, लोग इनकम जनरेट कर सकें, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकें। तो ये जो पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, मैं सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो ये पूरे जो सिस्टम होता है उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो कंटेंट में जो चीज़ें लिखी हैं वो तो लिखी ही हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी कंट्री है। ठीक है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, वो बजट बनाती है जिससे जॉब क्रिएट हो सके। इसके अलावा जो अदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं देश में, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं देश में, ताकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसिंग का, ट्रेडिंग का काम हो सके। तो हमारे कंट्री में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ क्या करती है, जा करके काम करती है, और काम करके उन्हें सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। तो जो भी सैलरी यानी जो भी पैसा उनको मिलता है, फिर उसी पैसे से वो लोग क्या करते हैं, अपनी लिविंग को, जो है लाइवलीहुड को जीते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कह सकते हैं, मतलब वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं उसी पैसे से। ठीक है, और बेसिकली अगर इसके मेन पर्पस की हम बात करें तो वो क्या है, कंट्री के लिए जीडीपी अर्न करना, मतलब कंट्री के लोगों को लिविंग प्रोवाइड कराना। ओके, अच्छा एक बात बताओ गाइज, इकोनॉमी बड़ी है या कंट्री बड़ी है, बताओ। तो मुझे लगता है आप सभी का आंसर यही होगा कि सर कंट्री बड़ी है, लेकिन नहीं डियर, इकोनॉमी का जो दायरा होता है वो कंट्री से बड़ा होता है। मान लो अगर मैं कंट्री की बात करूं, एक कंट्री की बात करूं, मतलब मान लो मैं हमारे इंडिया की ही हम बात करते हैं, तो हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश, ये जो बाउंड्री है ये हमारी कंट्री है। ठीक है, बट जो एक कंट्री के कंट्रोल, यानी हमारे कंट्री के कंट्रोल की जो एक्टिविटी है वो इंडिया से बाहर भी तो होती है, इसीलिए इकोनॉमी का जो दायरा है वो कंट्री से बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया के किसी कंपनी की कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है, तो ओबियस सी बात है वहाँ पर जो काम होगा, जो एक्टिविटी हो रही है, वो ब्रांच इनकम जनरेट करके इंडिया को ही तो देता है। तो डेफिनेटली वो चीज़, यानी वो ब्रांच जो कि इंडिया की कंट्री से बाहर है, बट वहाँ पर जो इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी के लिए ही तो जनरेट हो रही है। देखो, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें गाइस, एक सेकंड, अगर हम मान लो एक दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाएं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, जैसे आपको पता है जो हमारे देश में एक सर्विसेज है, एयरलाइन सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज। ठीक है, तो जो एयरलाइन सर्विसेज है जस्ट लाइक एयर इंडिया, ये इंडिया से बाहर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यानी इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इसके बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। बट जो जीडीपी जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो किसके लिए हो रहा है, इंडिया के लिए ही तो हो रहा है भाई। हमारे देश का जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया है, जो जहाज़ है, वो फॉरेन में भी तो जाता है, फ्रांस जाता है, अमेरिका जाता है, सऊदी जाता है, दुबई जाता है, लेकिन वो जो जीडीपी अर्न कर रहा है वो हमारे देश यानी इंडिया के ही लिए तो कर रहा है। तो यही रीज़न है जो कि इकोनॉमी एक कंट्री से बड़ी होती है। ठीक है,
तो गाइस आई थिंक आप लोगों को इकोनॉमी वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी जो लोगों को, हमारे देश के लोगों को लिविंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे जॉब क्रिएट करती है, या जो अदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो फैक्ट्री लगाते हैं, स्टैब्लिश लगाते हैं, जिससे लोगों को काम मिलता है और वो काम करके पैसा अर्न करते हैं और उसी पैसे से अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है किसी भी कंट्री के अंदर, बेसिकली उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। देखो, अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से देखें तो दो तरह की इकोनॉमी होती है। एक को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी और दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर इकोनॉमीज, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसका रिलेशन अदर इकोनॉमी के साथ होता है। यानी जैसे मान लो इंडिया है, अगर ये इंडिया के बाहर जो अदर कंट्रीज हैं उनसे भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जैसा कि हमारी इंडिया करती भी है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो हमारी इंडिया किसका एग्जाम्पल है? ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें क्लोज्ड इकोनॉमी, तो इसमें कह रहा कि विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज, यानी जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसका किसी अदर कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी कि वो किसी अदर कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करती, ना तो इंपोर्ट करती हैं ना एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वैसे अगर हम देखा जाए आज की डेट में ऐसी कोई इकोनॉमी है नहीं, क्योंकि किसी एक इकोनॉमी का दूसरे इकोनॉमी पे तो डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज किसी एक ही इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, बहरहाल तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक इकोनॉमी किसी दूसरे इकोनॉमी से कोई ट्रांजेक्शन्स ना करे, ना इंपोर्ट करे ना एक्सपोर्ट करे। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्या? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है गाइस, आइए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस। देखो, हमने यहाँ पे चॉइस वर्ड को हाईलाइट कर रखा है, यानी कि दूसरे पेन से लिख रखा है, अलग कलर से लिख रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। तो दो वर्ड इस डेफिनेशन में आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, एक तो चॉइस और दूसरा स्केयरसिटी। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे कि इकोनॉमिक्स जो जन्म हुआ है वो बेसिकली चॉइस की वजह से और स्केयरसिटी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर हमें इकोनॉमिक्स को समझना है गाइस। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर जाऊं और उसको समझूं, तो उस पर जाने से पहले मुझे एक वर्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अब इस चॉइस वर्ड का जन्म कैसे हुआ? स्केयरसिटी की वजह से हुआ। ठीक है, अब स्केयरसिटी क्या होती है और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तब जाकर के हमें इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो क्लियर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, ये देखो पूरा एरिया अगर आप देखो, ये क्या है? एक एग्रीकल्चरल लैंड है एक फार्मर के पास। ठीक है, तो अब वो जो फार्मर है इस एग्रीकल्चरल लैंड में वो किस किस चीज का प्रोडक्शन कर सकता है? देखो, तो वो जो फार्मर है वो व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है, वो राइस का प्रोडक्शन कर सकता है, वो शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकता है, और वो पल्सेस का भी प्रोडक्शन कर सकता है, और वो चाहे तो वेजिटेबल का भी प्रोडक्शन कर सकता है। मतलब फार्मर के पास 4 से 5 ऑप्शन है एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन करने के लिए। अब आप लोग ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं व्हीट की, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं राइस की, या फिर अगर मैं बात करूं शुगर केन की, या फिर अगर मैं बात करूं पल्सेस की, या फिर अगर मैं बात करता हूं वेजिटेबल्स की, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? यानी ये जो व्हीट है, ये जो राइस है, ये जो शुगर केन है, ये जो पल्सेज है, ये जो वेजिटेबल है, ये सब क्या है? फार्मर की वांट्स। ओके, जो वो प्रोड्यूस करना चाहता है। तो दीज आर वांट्स ऑफ द फार्मर। ओके, बट नेचर के द्वारा जो उसके पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे, बट नेचर के द्वारा जो उसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है वो है एग्रीकल्चरल लैंड। और ओबियसली ये एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, तो ओबियसली अब हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो फार्मर की वांट्स हैं, ये फार्मर की वांट्स हैं, ये सारी फार्मर की वांट्स हैं, वो रिसोर्सेज से ज़्यादा हैं, यानी ये जो रिसोर्स है उससे ज़्यादा है। ठीक है,
फिर से समझो, मैंने कहा ये जो वांट्स हैं फार्मर की, ये जो वांट्स है, वीट प्रोड्यूस करना, राइस प्रोड्यूस करना, शुगर केन प्रोड्यूस करना, पल्सेस, वेजिटेबल, ये जो 4-5 ऑप्शन है ये फार्मर की वांट हो गई। अब ये जो अवेलेबल एग्रीकल्चरल लैंड है फार्मर के पास, ये तो उसका रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ दिख रहा है कि जो फार्मर की वांट है ये ज़्यादा है किससे, अवेलेबल रिसोर्सेज से। ठीक है, तो भाई अगर हम फार्मर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसके पास 4 से 5 ऑप्शन है प्रोडक्शन के लिए, बट क्योंकि एग्रीकल्चरल का साइज इतना बड़ा नहीं है, यानी जो फार्मिंग लैंड है वो एरिया में काफ़ी छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फार्मिंग लैंड है ये एरिया में काफ़ी छोटी है, तो इन सभी का प्रोडक्शन इस एरिया में नहीं हो सकता। वो किसी एक का या मैक्सिमम 2 चीज़ों का प्रोडक्शन इस फार्मिंग लैंड में कर सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है स्केयरसिटी। क्या नाम दिया जाता है, स्केयरसिटी। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसका नाम दिया जाता है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है दुर्लभता, यानी किसी भी चीज़ की कमी होना। अब जैसे देखो यहाँ जो फार्मर की वांट है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, कम है। तो ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है, इसी सिचुएशन का नाम होता है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम होना। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिख भी रखा है स्केयरसिटी मींस क्या होता है, कह रहा है इट इज अ सिचुएशन एक्सेस ऑफ ह्यूमन वांट्स ओवर अवेलेबल रिसोर्सेज। और ये जो स्केयरसिटी वर्ड है ये हमारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में आ भी रहा था। ऊपर मैंने बताया था ना कि मैंने 2 वर्ड को हाईलाइट कर रखा है, एक चॉइस को और दूसरा स्केयरसिटी को। तो ये जो स्केयरसिटी वर्ड है ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में आ भी रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो फार्मर है उसे प्रोडक्शन तो करना ही है। अब या तो वो फार्मर इसमें वीट का प्रोडक्शन कर सकता है, एक सेकेंड, वो जो फार्मर है वो इसमें क्या कर सकता है, वीट का प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर वो इसमें राइस का प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर वो पल्सेस का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, या फिर वो वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर सकता है। यानी इसमें से जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो इन्हीं में से किसी भी चीज़ का वो प्रोडक्शन कर सकता है। बट मान लीजिए अगर वो फार्मर आप ही हैं और आप इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बट सभी का प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते, तो इसमें से किसी एक का या मैक्सिमम 2 का प्रोडक्शन हो सकता है। तो बताइए आप इसमें से किसका प्रोडक्शन करेंगे, वीट का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर राइस का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर शुगर केन का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर पल्सेस का करेंगे, या फिर वेजिटेबल का प्रोडक्शन करेंगे। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में कई सारी कैलकुलेशन आने लगती हैं कि यार हमारे पास पहले से कौन सी चीज़ अवेलेबल है। मान लो अगर हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि चलो हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वीट पहले से ही हमारे घर में पड़ा हुआ है तो बेकार हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मान लो आपने सोचा चलो राइस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बट पता चला राइस का दाम जो है वो मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा है, तो शायद ना बिके, तो आपका लॉस हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, अब मान लो फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है हम क्या करते हैं, पल्सेस का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन पल्सेस का प्रोडक्शन करने के लिए क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा है? तो गाइज ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी कि किसका प्रोडक्शन करना ठीक रहेगा या किसका प्रोडक्शन करना ठीक नहीं रहेगा, और इमीडिएट बेसिस पर डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ओबियसली इसी सिचुएशन की वजह से, यानी स्केयरसिटी, ये देखिए स्केयरसिटी की वजह से हमारे सामने क्रिएट होती है एक प्रॉब्लम, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो गाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब जैसे मान लो आपके सामने 4-5 ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उन सारे ऑप्शंस में से सभी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप उसमें से किसी एक का या मैक्सिमम 2 का सिलेक्शन करना है। तो जब आप दिमाग में ये कैलकुलेशन करते हैं कि यार किसका प्रोडक्शन करना ठीक रहेगा, ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो उलझन होती है आपके दिमाग में कि यार किसका प्रोडक्शन करें या किसका ना करें, किसका करना सही होगा किसका करना सही नहीं होगा, ठीक है, वो जो उलझन आपके मन में होती है उसी को बोलते हैं गाइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे सामने सिचुएशन आई स्केयरसिटी,
उसने क्रिएट करी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली क्या उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। भाई अगर ये फार्मिंग लैंड आपकी है तो आपको प्रोडक्शन तो करना ही है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ओके, कि भाई पांचों का तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, किसी एक का या मैक्सिमम दो का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप इस फार्मिंग लैंड में, ये जो फार्मिंग लैंड है, एक सेकंड, ये जो फार्मिंग लैंड है, अगर इस फार्मिंग लैंड में मान लीजिए आप वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो मान लो वो 12,000 रुपये का प्रोड्यूस करके देगा आपको। यानी मार्केट में जो रेट डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने, या मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग या मार्केट कंपटीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट कंपटीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड कर रखा है वो 12,000 रुपया रखा है। यानी कि 12,000 रुपया आपको मिल जाएगा अगर आप वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो। नाउ वी आर मूविंग अहेड राइस, ठीक है। अब राइस की वैल्यू सपोज 15,000 रुपया, शुगर केन की वैल्यू सपोज करते हैं 18,000 रुपया, ठीक है। और जो पल्सेस है इसकी सपोज वैल्यू है 10,000 रुपया, और जो वेजिटेबल है इसकी सपोज वैल्यू है 8,000 रुपया, क्योंकि ये मान लो मार्केट में कम बिक रहा है, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस के बिहाफ पर कंपटीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड कर रखे हैं वो वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली अपनी तरफ से। ओके, अब बताइए, अब आप अपने इस फार्मिंग लैंड में किसका प्रोडक्शन करेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें जो शुगर केन है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुगर केन है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और मार्केट में फ़िलहाल उसका दाम भी अच्छा चल रहा है, तो इसलिए सर हमें शुगर केन का प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। बट मान लो मैं इसमें एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो प्राइस डिसाइड कर दिया, ठीक है, कि शुगर केन का, बट ऑलरेडी जो शुगर मिल्स हैं या फिर जहाँ पर भी हम शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर शुगर केन पहले से ही बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, यानी उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और वो पड़े पड़े ख़राब हो रहा है। ओके, यानी उसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में शुगर केन का प्रोडक्शन करना ठीक रहेगा? बताइए गाइज, यस आर नो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आप प्रोड्यूस तो कर दोगे और गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिसाइड कर रखा है वो भी आपको मिल जाएगा, बट अगर हम इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो इस सिचुएशन में उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। भाई आपने शुगर केन प्रोड्यूस कर तो दिया, लेकिन मार्केट में किसी ने खरीदा ही नहीं। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि क्या निकल कर आ गई कि इस सिचुएशन में आपने जो प्रोडक्शन करा है वो वेस्ट हो जाएगा। आपने जो टाइम उसमें लगाया, आपने जो उसमें एक्सपेंडिचर करा और जो ज़मीन की फर्टिलिटी का इस्तेमाल हुआ वो सब कुछ बेकार हो गया। और ये सारी चीज़ें क्या थी गाइस? रिसोर्सेज थी, ठीक है। यानी ये जो एग्रीकल्चरल लैंड था, ठीक है, या फिर जो उसकी फर्टिलिटी थी, आपकी मेहनत, ये सब क्या थी? वो सभी रिसोर्सेज ही तो था। और आपको पता है रिसोर्सेज पहले से ही कम है, अगर आप उनको वेस्ट करोगे तो फिर आप अपनी वांट्स को कैसे पूरा कर पाओगे? तो बेटर क्या है, आपने शुगर केन को रिजेक्ट किया, ठीक है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि ये जो शुगर केन का प्रोडक्शन था इसको प्रोड्यूस आप नहीं करोगे, ठीक है, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे किस पर? अब इसकी बाद वैल्यू किसकी ज़्यादा है? राइस की, यानी अब आप आगे बढ़ेंगे राइस पर, ठीक है। फिर आपने राइस के बारे में स्टडी किया, आपने देखा कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? तो हाँ जी है। क्या मार्केट में इसका दाम अच्छा है? हाँ है। क्या बिकने के पूरे पूरे चांसेस हैं? हाँ जी हैं। तो आपने डिसीजन क्या लिया कि भाई ओबियसली एक काम करते हैं, हमें शुगर केन का प्रोडक्शन ना करके हमें राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या डिसीजन लिया कि आप जो है शुगर केन का प्रोडक्शन ना करके किसका प्रोडक्शन करेंगे? राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मार्केट में उसकी जो सेल भी हो सके और उसका यूज़ भी किया जा सके। अब यहाँ पर आल्दो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी थी? शुगर केन की, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं था, तो आपने मूव करा किसकी तरफ? राइस की तरफ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब राइस वाले प्रोडक्शन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। मान लो ये देखो जो मैंने बॉक्स बनाया है, एक सेकंड,
ये जो मैंने बॉक्स यहाँ पे बनाया है नीचे, मान लो ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि जो आपकी फार्मिंग लैंड है वो ये है, ठीक है। अब आपने राइस के बारे में क्या एनालाइज किया कि अगर हम इस पूरे एरिया में राइस प्रोड्यूस करते हैं, मान लो 100 केजी प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? 100 केजी। बट और फर्दर स्टडी करने के बाद पता चला कि भाई एक काम करते हैं, अगर हम 60% एरिया में राइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ तक मान लो ये एरिया पूरा 60% है, अगर हम इतने एरिया में राइस प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम 60% राइस प्रोड्यूस करते हैं तो वो काफ़ी है, यानी 40% केजी या 40 केजी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा, हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, मार्केट में ना बिके, और मुझे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसमें अब हम थर्ड ऑप्शन किस पर चले गए, एक सेकेंड। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये तो रिजेक्ट हो गया था, एक सेकेंड, शुगर केन ये तो रिजेक्ट हो गया था। फिर आपने डिसीजन लिया राइस का, लेकिन राइस का भी पूरे एरिया में आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि 60% में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो काफ़ी है। तो 40% जो फार्मिंग लैंड बच रहा है उसके लिए अब हम तीसरा ऑप्शन क्या ढूंढेंगे, वीट का। वीट का रेट ज़्यादा है ना, अब हम उसमें वीट का प्रोडक्शन करेंगे। ओके, यानी जिसकी जितनी गुंजाइश है मार्केट में बिकने की, उतना ही प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि अगर 40% एक्स्ट्रा राइस अभी आपने प्रोड्यूस कर दिया तो हो सकता है वो फिर वो जो है मार्केट में बिके ना, ठीक है। या मैंने ये इस देखो ये सारे एग्जांपल जो है मैंने अपनी तरफ से ले रखे हैं। ओके, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैंने एज्यूम कर रखा अपनी तरफ से। तो अब देखो यहाँ पर जो पूरा का पूरा आपने एनालाइज किया कि जो शुगर केन है उसकी वैल्यू ज़्यादा तो थी, बट मार्केट में इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आप राइस पर गए। और राइस में भी आपने देखा कि अच्छा ठीक है, ज़रूरत तो है बट इस पूरे एरिया में प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पूरे एरिया में प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना, यानी ये जो 60% है इसमें हम राइस प्रोड्यूस कर लेते हैं। बाकी ये जो रिमेनिंग, दूसरे कलर से हम इसको कर लेते हैं, एक सेकेंड, बाकी ये जो रिमेनिंग बच रहा है 40%, इसमें हम किस पर चले जाते हैं, थर्ड ऑप्शंस पर, यानी हम इसमें क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, वीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी जिसकी जितनी गुंजाइश है हम उतना ही प्रोड्यूस करें। तो आपने क्या देखा कि वीट के प्रोडक्शन करने की जो रैंक थी वो थर्ड रैंक थी, अगर वैल्यू के हिसाब से जाएं, ठीक है, थर्ड रैंक थी। तो जिसकी जितनी एक सेकंड, यानी वेट के प्रोडक्शन करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी उसके प्रोडक्शन की, बट फिर भी जब हमने सिचुएशंस को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एनालाइज करा तो हमारे पास क्या नतीजा निकला, वो ये निकला कि वीट का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रॉब्लम थी वांट्स की, ठीक है, रिसोर्सेज की। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपके सामने सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, वांट्स की, यानी फार्मर की जो वांट्स थी वो ज़्यादा थी, जो रिसोर्सेज थे वो कम थे, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, स्केर्सिटी, ठीक है। इस स्केर्सिटी ने फर्दर क्या क्रिएट किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट किया कि किसको सेलेक्ट करें। तो उस सिलेक्शन के लिए आपने सिचुएशंस को प्रॉपरली स्टडी करा, प्रॉपरली समझा, फिर आपने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे राइस और वीट का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सिचुएशन को कहा जाता है क्या, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है गाइस, इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है इकोनॉमिक्स, मतलब अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो शुगर केन की जो वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा थी, मतलब फर्स्ट रैंक थी इसको प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन आप इसको क्या कर दे रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे हो, ठीक है। और जो वीट था इसकी थर्ड रैंक थी, यानी इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी प्रोडक्शन करने की, लेकिन आपने प्रॉपरली स्टडी किया, प्रॉपरली समझा चीज़ों को, तो उसके बाद आपको ये पता चला कि हाँ वीट का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन को जब हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली उसको समझते हैं, उसके बेसिस पर जब हम डिसीजन लेते हैं, तो इसी सिचुएशन को गाइस क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो गाइस मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी क्या चीज़ होती है और इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो गाइस
अगली वीडियो में हम जो टॉपिक वाइज आपके बुक में चीज़ें दी हैं उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अभी इस वीडियो में बस मैं आपको जो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।